हाय वेलकम विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी। हमारा टॉपिक चल रहा है इमरजेंसी प्रोविजन। और इमरजेंसी प्रोविजन में हम दो प्रोविजन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 का आर्टिकल 352 आता है, जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है जब उसे दिखाई दे कि जो देश की सिक्योरिटी है, देश की इंटीग्रिटी है, देश की यूनिटी है, उस पर कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा है। तो उस बिहाफ पर क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, बोल सकता है इमरजेंसी लगाने के लिए। तो इमरजेंसी आज तक अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी 1962 से 1960, जब इंडिया पर चाइना ने अटैक किया था। और दूसरी बार इमरजेंसी लगाई गई थी 1971 से 1977 तक। ये मार्च 1977 तक चली थी, ठीक है? ये थी हमारी पाकिस्तान और इंडिया के वॉर की वजह से। और थर्ड टाइम इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी थी जून 1975 और 1977 तक, ठीक? तो ये जो हमारी इमरजेंसी लगी थी इसको बोला जाता है इंटरनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है? या फिर आंतरिक विद्रोह की वजह से, आंतरिक अशांति की वजह से ये जो हमारी थर्ड इमरजेंसी लगाई गई थी। ये जो दोनों इमरजेंसी थी इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, और ये हमारी बोली जाती है इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है? 1975 से 1977 तक लगाई गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑन पार्ट ऑफ, अगर उसको थ्रेटन दिखाई देता है किसी वॉर की वजह से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की या फिर आर्म रिबेलियन की वजह। तो ये हमारी 2 टाइप की सिचुएशन आती है नेशनल इमरजेंसी के अंदर। पहले आती है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। इसको बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी। अब अगला हमारा आता है, इसको हम बोलते हैं आर्म रिबेलियन, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी इसको बोलते हैं। आर्म रिबेलियन को इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। लेकिन 1975 और 77 के बीच में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, वो लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। क्योंकि आर्म रिबेलियन जो था, इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। इसने रिप्लेस किया था, पहले यहाँ पर वर्ड हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से पहले इमरजेंसी लगती थी, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1978 में इस इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म रिबेलियन जोड़ दिया गया। ठीक है? क्योंकि अशांति हम किसको कहेंगे? आंतरिक अशांति किसको कहेंगे? कहीं दंगे भड़कने लगे, कहीं महँगाई के लिए विरोध होने लगा, सबको हम आंतरिक विद्रोह के आंतरिक अशांति बोल सकते हैं। ठीक है? इस वजह से कि गवर्नमेंट को जो इमरजेंसी लगाने का बहुत ईज़ी तरीका मिला हुआ था। उस वजह से 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट में इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म रिबेलियन जोड़ा गया कि अगर सशस्त्र विद्रोह होता है, तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। ठीक है? अगर प्रेसिडेंट को कैबिनेट से रिटन में अगर रिकमेंडेशन मिलता है इमरजेंसी लगाने के लिए, तभी प्रेसिडेंट उसको प्रोक्लेम कर सकता है। और इसको भी बाद में ऐड किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है? क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में ये प्रोविज़न नहीं था। सिर्फ़ था कि रिकमेंडेशन के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशन किस टाइप का था कोई मेंशन नहीं था। इस वजह से इसको यहाँ पर ऐड किया गया है, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी आफ्टर रिसीविंग ए रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैबिनेट वर्ड अगर कहीं मेंशन है, कैबिनेट वर्ड अगर कहीं मेंशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कैबिनेट वर्ड मेंशन नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जैसे कैबिनेट होते हैं, तो वो वर्ड मेंशन नहीं है। सिर्फ 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट से ये वर्ड ऐड किया गया है आर्टिकल 352 में। आज ये एक वर्ड मेंशन है कैबिनेट, वरना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कैबिनेट वर्ड मेंशन नहीं है। पहले क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने जिस टाइम इमरजेंसी को इम्पोज़ किया था, इमरजेंसी को लगाया था, उस टाइम अपने जो-जो उसके खास मिनिस्टर थे, उनसे अपनी थोड़े-से सजेशन भी नहीं लिए थे, बस डायरेक्टली अपने खुद से ही प्रेसिडेंट को बोल दिया था और बता दिया था कैबिनेट का अप्रूवल है हमारे पास, और आप जो इमरजेंसी है, उसे प्रोक्लेम कर दो। और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया था। उसके बाद में ये सारे अमेंडमेंट आए आए हैं इसमें 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर।
ठीक है? जिनके बिहाफ़ पर बोला जा सकता है कि ये जो इमरजेंसी लगाने का तरीका है सरकार का, उसे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट किया गया है। मतलब इतनी ईज़िली अब सरकार जो है इमरजेंसी नहीं लगा सकती। और इमरजेंसी लगाई जा सकती है, नहीं लगाई सकती, इसको बोला गया है आर्टिकल 38 के अंदर इसको बोला वो आर्टिकल वो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको बोला गया है कि इसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन बाद में फिर एक केस आता है मिनर्वा मिल केस 1980 में, इमरजेंसी के काफ़ी टाइम बाद 2-3 साल बाद 1980 में केस आता है मिनर्वा मिल केस। तो मिनर्वा मिल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के बरी ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के ऊपर भी अप्लाई होगा जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का अप्रूवल वगैरह कैसे मिलता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, जैसे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। जब इमरजेंसी लगाई गई है, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया, उसके 1 महीने के अंदर इसे दोनों हाउस से अप्रूव कराना पड़ेगा। ये दोनों हाउस मतलब लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, दोनों से अप्रूव कराना पड़ेगा। लेकिन अगर दिखाई देता है कि लोकसभा क्या है, लोकसभा भंग है, मतलब लोकसभा डिसॉल्व है, तो उसको राज्यसभा से अप्रूव कराना पड़ेगा। और जैसे ही नई लोकसभा बनती है, उसके 30 डे के अंदर, मतलब जैसे ही हमारी न्यू लोकसभा आती है, तो उसके फर्स्ट सिटिंग के विदिन 30 डे, 30 दिन के अंदर उसको अप्रूव कराना पड़ेगा लोकसभा से भी। ठीक है? जब तक के लिए राज्यसभा अप्रूव कर देगा। ठीक है? और इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस अप्रूव कर देते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी अगले 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक है? लेकिन अगर 6 महीने जैसे एक्सपायर होते हैं, उसको दोबारा फिर अप्रूवल लिया जा सकता है, उसको फिर एक्सटेंड किया जा सकता है। और इस टाइम से 6-6 महीने करके इसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसको अप्रूव कराने के लिए रिक्वायरमेंट होगी स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब ऐसे नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ये अप्रूव होगी। मेरे टाइप ऑफ मेजॉरिटी वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। अगला, अगर इमरजेंसी को हटाना है, नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया उसको रिवोक करना है, तो प्रेसिडेंट उसको रिवोक कर सकता है एनी टाइम विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को हटा सकता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट नहीं हटाता है, तो प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक ए प्रोक्लेमेशन इफ लोकसभा पास ए डिसोल्यूशन। ठीक है, अगर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से एक रेज़ोल्यूशन पास कर देती है, ठीक है, ताकि प्रेसिडेंट को बोलती है कि आपको लोकसभा से वो आपको नेशनल इमरजेंसी हटानी है, तो प्रेसिडेंट जो लोकसभा के अप्रूवल के ऊपर क्या है, जो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, उसको रिमूव कर देगा या उसको हटा देगा। ये तरीका आता है इसमें। और इसको ऐड किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसको बाद में ऐड किया गया था। ठीक है? और यहाँ पर जो मेजॉरिटी है, जो पहले क्या थी, यहाँ पर पहले सिंपल मेजॉरिटी हुआ करती थी। सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना है, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पर क्या है, इसको ऐड किया गया। और इसको जो सिंपल मेजॉरिटी थी, सिंपल मेजॉरिटी रिप्लेस, यहाँ पर जो सिंपल मेजॉरिटी का जो ऑप्शन था, उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी डाल दी गई 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अगला हम देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है इसका सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर या किसी अदर पर्पज़ के ऊपर। अगर नेशनल इमरजेंसी हमारी लगी हुई है, ठीक है? तो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। स्टेट किसी भी मैटर पे, चाहे वो स्टेट सेंटर के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है किसी भी मैटर में। अगली चीज़ हमारी आती है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, ठीक है? मतलब इफ़ेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी स्टेट और सेंटर के रिलेशन के ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है? तो ये सब जो मेंशन है, ये आर्टिकल 353, आर्टिकल 353 में ये मेंशन है कि क्या-क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो सेंटर कोई भी डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को किसी मैटर के ऊपर में। स्टेट गवर्नमेंट आर ब्राउट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर। तो स्टेट गवर्नमेंट वो पूरी तरह से सेंट्रल के कंट्रोल में आ जाती है। सेंटर उसको जो कहेगा, ठीक है, सेंटर कहेगा उठ तो उठेगी, बैठना है बैठेगी। मतलब सेंटर के पूरी तरह से वो कंट्रोल में आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन सस्पेंड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सस्पेंड हो जाएगी, काम करती रहेगी वो, सस्पेंड नहीं होगी। लेकिन सारे जितने भी काम है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे। अगली चीज़ आती है पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है?
पार्लियामेंट के पास पावर है कि अब पार्लियामेंट में नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद में स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं हुआ है, स्टेट लेजिस्लेटर भी साथ-साथ वर्क करता रहेगा, ठीक है? अगली चीज़ है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम इफेक्टिव ओनली 6 मंथ आफ्टर नेशनल इमरजेंसी। अब जब जो उसने पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर या स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, वो इमरजेंसी हटने के 6 महीने तक ही वैलिड रहेंगे, 6 महीने बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है? अगली चीज़ आती है फाइनेंशियल अप्रूवल, फाइनेंशियल मैटर की। तो फाइनेंशियल मैटर की जो बात की गई है आर्टिकल 354 के अंदर बोला गया है कि प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंस कमीशन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो उसको क्या है मॉडिफाई कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग जो सेंटर और स्टेट का जो रेवेन्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अगली चीज़ हमारी आती है ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो सेंटर गवर्नमेंट की मतलब सेंटर की ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है? चाहे वॉर हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, आर्म रिबेलियन हो, उसमें सेंटर की ड्यूटी आती है स्टेट को प्रोटेक्ट करना। किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? स्टेट को प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग कि आपकी किसी भी चीज़ के लिए आपको स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा आता है इफ़ेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो लोकसभा और हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड कितना रहेगा? तो इसको जो एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट में लॉ लाके 1 साल के लिए। एक टाइम में 1 साल तक के लिए उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी हट जाती है तो एक्सटेंशन वैलिड ओनली 6 मंथ आफ्टर नेशनल इमरजेंसी सीज़ टू ऑपरेट। तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटती है तो उसके ये जो एक्सटेंशन है ये सिर्फ़ 6 महीने वैलिड रहेगा। मतलब 6 महीने में इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। अगला आता है इफ़ेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है? तो इसमें बोला गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19 विदाउट सेपरेट ऑर्डर, ठीक है? तो आपके सस्पेंड जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं, ठीक है? वो सब सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे ही हमारी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज़ होती है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, उसी टाइम आर्टिकल 19 कंप्लीटली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है? तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के लिए कोई सेपरेट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हुई और ये आर्टिकल 19 के जितने प्रोविज़न थे, वो सारे क्या है खत्म हो गए, पहली चीज़। अगली चीज़ आती है कि ये सस्पेंड जभी होंगे जब बात की गई है कि जो हमारी इमरजेंसी है, वो एक्सटर्नल इमरजेंसी के बिहाफ़ पर। लेकिन अगर आर्म रिवेलियन के बेस पर अगर इमरजेंसी लगाई गई है, नेशनल इमरजेंसी लगाई है, तो ये सस्पेंड नहीं होंगे। और इस चीज़ को ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 358 में और इसको मॉडिफ़ाई किया गया है आर्टिकल वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पर लगाई गई है। ठीक है? लेकिन अगर आर्म रिविलियन के ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, वो काम करता रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारी आती है व्हेन नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटेंशन एंड नॉट ऑन द आर्म। ये हमारा वही था कि आर्टिकल 19 का जो है तभी अप्लाई होगा हमारा। अगली चीज़ आती है प्रेसिडेंट ऑथराइज़ टू सस्पेंड राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसके अलावा आर्टिकल 19 के अलावा और कोई फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है। क्या सस्पेंड होता है कि राइट टू मूव एनी कोर्ट अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का हनन होता है, फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, तो आपको क्या है उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट जाते हो। ठीक है? तो वही पावर मतलब मूव टू कोर्ट, ठीक? कोर्ट जाने की पावर आपकी खत्म हो जाती है। आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है? तो ये बोला गया है आर्टिकल 359 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें बोला गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो प्रेसिडेंट आपके जो राइट है उनको सस्पेंड कर सकता है ताकि आप क्या है अब जो फंडामेंटल राइट है उनको इम्पोज़ कराने के लिए, उनको एनफोर्स कराने के लिए अब क्या है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन इसमें एक्सेप्शन दिया गया आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। आर्टिकल 20 के लिए और 21 के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी। ठीक है? मतलब आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते किसी भी कंडीशन में, ना इनका एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है, ना ये खुद सस्पेंड होते हैं। ठीक है? और आर्टिकल 19 के अलावा बाकी जो आर्टिकल हैं वो सस्पेंड नहीं होते, उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है सिर्फ़। ये इनमें एक माइनर सा डिफरेंस आता है।
ठीक है? और आर्टिकल जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकता। इसको ऐड किया गया था, पहले नहीं था आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको ऐड किया गया था। तो ये था हमारा नेशनल इमरजेंसी कैसे लगाते हैं, कैसे-कैसे हटाने का प्रोसीजर है और क्या-क्या इससे इफ़ेक्ट होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।